पहली अटेम्प्ट में मेरा सीएस ना क्लियर हो सका, तो उससे फिर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, गाइडेंस ली सीनियर से, एक्सपर्ट से, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम को एक स्पेसिफ़िक तरीके से टैकल किया करना है। उसमें हमें ये साइड पे रखना है कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारी पिछली अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारी पुराने आपकी किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ क्या है। इसको हमने एक सेपरेट एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना है, जिसमें हमने उसकी जिस तरह हर एग्ज़ाम होता है, चाहे वो मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, अपना सिलेबस होता है, अपनी डिमांड्स होती हैं। मेरा नाम मुताहिर अमीन वट्टू है। मैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैदराबाद हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस फोरम पे आपने इनवाइट किया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने तजुर्बात आप लोगों से शेयर कर सकूँ। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, उकाड़ा से है। अर्ली एजुकेशन मैंने लाहौर से हासिल की, HSN कॉलेज लाहौर से। ओ लेवल्स, A लेवल्स वहाँ से मुकम्मल करने के बाद मैं हायर स्टडीज़ के लिए US चला गया, जहाँ मैंने अपना BS ऑनर्स की डिग्री मुकम्मल की ओहायो यूनिवर्सिटी से। वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ अरसा काम किया, लेकिन कुछ घर वालों की वजह से, कुछ अपनी वजह से मैंने तरजीह दी, पसंद किया कि मैं वापस पाकिस्तान आऊँ और यहाँ पे आके अपनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखूँ कि वो क्या है क्या नहीं है। उस सिलसिले में फिर मैं वापस पाकिस्तान आया। मैंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में तकरीबन 2 साल काम किया। उसके बाद CSS की तरफ रुझान आया, तो CSS की अटैम्प्ट्स दी और अल्लाह की मेहरबानी से वो अटैम्प्ट्स क्लियर हुई और मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेट हुआ और तब से ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ पोस्टिंग्स का, मुख्तलिफ़ जो भी हमारी सिलसिले होते हैं जर्नी का, वो चल रहा है। इसमें ये है कि जब एक दफ़ा मैं पाकिस्तान आया तो मैंने डिसाइड किया कि पब्लिक सेक्टर की तरफ हमारा एक निगलेक्टेड सेक्टर है, जहाँ पे हमारे जो टैलेंटेड यूथ होते हैं या जो पढ़ा लिखा हमारा सेगमेंट होता है स्टूडेंट्स का, स्पेशली जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता है, वापस नहीं आता। हमने यही देखा है कि वो बाहर में यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, बैंकर्स हों, कि बाहर की कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करें। तो पाकिस्तान का ये कंसिस्टेंटली एक डिलेमा रहा है कि एक ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं, वो हमें उसका सामना करना पड़ा है। तो जब मैं वापस आया तो इस पब्लिक सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक गैप मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर शामिल हो रहा है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जितनी पाकिस्तान में अवेलेबल है, मैं समझता हूँ उतनी बाहर कहीं अवेलेबल नहीं है। उस सिलसिले में जो स्पेयर हेड करेंगे वो पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर इस सारी इनिशिएटिव को या सारी जो हमने डेवलपमेंट आगे चलानी है, वो पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर के थ्रू होगी। तो जो आपका एक्सपोजर, जो आपकी लर्निंग, जो आपकी इनपुट आप एज ए पब्लिक सर्वेंट दे सकते हैं, वो शायद आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए शायद आप ना कर सकें एक ज़्यादा लेवल पे। तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, उसका जो आपका एक पर्सनल उसमें ग्रूमिंग भी है और एक खुशी भी है, वो अनपैरेलल्ड है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पब्लिक सेक्टर के लिए कोशिश करूं कि इसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसमें मैंने जिस तरह पहले भी शेयर किया कि मैंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी 2 साल काम किया। तो जब मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हुआ तो मैंने ये एहसास हुआ कि जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सेगमेंट को करता है और लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करता है पूरे पाकिस्तान के लेवल पे, वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हम CSS के थ्रू जिसकी रिक्रूटमेंट की जाती है, चाहे वो कोई भी महकमा हो, क्योंकि वो फेडरल लेवल पे एंगेज्ड होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उनका इम्पैक्ट एक नेशनल लेवल पे होता है और ग्रास रूट्स लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल्स तक वो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने CSS की तरफ रुझान हुआ और मैंने CSS की अटैम्प्ट्स दी। उस सिलसिले में फिर पहले अटैम्प्ट में नहीं हो सका, लेकिन फिर बाद में जब ये हुआ, अपनी मर्ज़ी के प्रेफरेंस ग्रुप में मैं आया, तो उसके बाद से ये जो मैं सोच के आया था उससे ज़्यादा ही लर्निंग हो रही है, उससे ज़्यादा ही आपका एक्सपीरियंस बन रहा है। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस इसलिए था कि थोड़ा मुझे यहाँ के सिस्टम का इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी स्टडीज़ क्योंकि बाहर की थी, तो जिस तरीके से पेपर्स को अटैम्प्ट करना होता है और जिस तरीके से मार्किंग होती है, तो थोड़ी सी बाद में मुझे महसूस हो। उस वक्त शुरू में नहीं, शुरू में आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं शायद सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि आप गिर कर ही सीखते हैं। तो क्योंकि पहली अटेम्प्ट में मेरा CSS ना क्लियर हो सका, तो उससे फिर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, गाइडेंस ली सीनियर से, एक्सपर्ट से, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम को एक स्पेसिफ़िक तरीके से टैकल किया करना है। उसमें हमें ये साइड पे रखना है कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारी पिछली अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारी पुराने आपकी किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ क्या है। इसको हमने एक सेपरेट
एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना है, जिसमें हमने उसकी जिस तरह हर एग्ज़ाम होता है, चाहे वो मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, अपना सिलेबस होता है, अपनी डिमांड्स होती हैं। तो इसको एज हमने अपने सेपरेट ट्रीट करना है फ्रॉम आर बैचलर्स मास्टर्स जो भी आपने डिग्री की हुई है। तो जब आप ये लेके आगे चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन होगी। तो इसको सेपरेटली जब मैंने टैकल किया तो फिर इसको स्प्लिट किया, इसके 12 डिफरेंट मजमून जो हम सिलेक्ट करते हैं, जिसमें 6 कंपल्सरीज होते हैं और बाकी 6 ऑप्शनल्स होते हैं 600 मार्क्स के। तो उनको फिर स्प्लिट डाउन करके एक एक सब्जेक्ट को उसकी नौइयत के मुताबिक उसको डील करना, उसको पढ़ना और उस काम को चेक कराना। फिर ये सिलसिला मैंने शुरू किया, और जब ये सिलसिला शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे वो कामयाबी हासिल हुई। और ये डेफिनेटली ये जो स्टेप है ये मैं पहली अटैम्प्ट में ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा था, जिस वजह से मुझे बाद में महसूस भी हुआ कि वो मेरे अंदर कमी की लैकिंग थी। तो ये इसलिए जर्नी मुश्किल होता है, उसमें ये है कि आपको हर तरह की गाइडेंस लेनी चाहिए और ऑथेंटिक गाइडेंस लेनी चाहिए। ये भी हमने आजकल अपना रुझान देख रहे हैं कि गाइडेंस देने वाले ज़्यादा हो गए हैं और स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जो गाइडेंस हम ले रहे हैं वो उनकी खुद की क्या ऑथेंटिसिटी है, वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इटसेल्फ होते हैं, मतलब कोई पीएचडी है इन साइकोलॉजी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो साइकोलॉजी का एक सीएसएस का अच्छा मेंटर भी हो, क्योंकि जब तक आप खुद उस एग्ज़ाम से नहीं गुजरते, उस एग्ज़ाम के स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे नहीं आप एनालाइज करते, तब तक आप उस एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। PhD is a different thing, Masters is a different thing, MPhil is a different thing, but CSS is something different। उसमें आपने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप उन 2 घंटों में 3 घंटों में जिसमें आपने अपने सारे नॉलेज को पेपर की तरफ लेके आना है, उसको आप किस कम्पैक्ट तरीके से बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा तजर्बा यही कहता है कि बेस्ट गाइड वो है जो खुद उस प्रोसेस से गुजरा हो, बजाय कि हम सेपरेट एक्सपर्ट्स की तरफ जाएँ। तो ये थोड़ा सा हमें चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि गाइडेंस आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन हम करेक्ट गाइडेंस लें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को चलाएं। कि 600 मार्क्स तो कंपलसरी हैं, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो सब ने अक्रॉस द बोर्ड वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो पहले फोकस कैंडिडेट्स का उन सब्जेक्ट्स की तरफ होना चाहिए कि उनकी तैयारी आपकी अच्छी हो और कॉन्क्रीट तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट अपना दे सकें। अब बाकी 600 मार्क्स जो आपने ऑप्शंस में सिलेक्ट करने हैं, उसमें उसका एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट्स भी रखने पड़ेंगे जो आपने पहले ज़िंदगी में शायद ना पढ़े हो, और वो हर कैंडिडेट के साथ होगा। ये कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ये दिस इज़ द नॉर्म। 99% कैंडिडेट्स अपने सब्जेक्ट्स जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उनके अलावा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट, अब वही चीज़ आप पढ़ेंगे जो थोड़ा सा आप उसको कंटिन्यू कर सकें, उसकी डेप्थ में जा सकें, उसको अटेम्प्ट कर सकें। कई दफ़ा आपको कुछ सब्जेक्ट्स नहीं हज़म हो रहे होते हैं, तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि आप वो सब्जेक्ट चेंज कर लें। सेकंड पे आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा स्कोरिंग ट्रेंड देखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से उसको मार्किंग की जा रही है पिछले साल में, 2 साल में, 3 साल में। बहुत ज़्यादा भी इस पर आपने नहीं एम्फेसाइज़ करना, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ का आपको एहसास हो कि ये सब्जेक्ट्स एक जनरली आपको एक हाई स्कोर दे रहे हैं पिछले 2-3 साल में। और एग्जामिनर रिपोर्ट्स आती हैं FPSC की तरफ, जिनमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट्स ने जनरली अच्छा अप्रोच के साथ पढ़ा और उनको अच्छी मार्क्स रिसीव हुए। तो उन सब्जेक्ट्स में एक तो गाइडेंस आसानी से आपको मिल जाती है और एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो तीसरे नंबर पे अगर आपके लेट सपोज आपकी बैचलर्स या मास्टर्स किसी सब्जेक्ट्स में अगर वो ओवरलैप हो रहे हो आपके ऑप्शंस के साथ, तो वो बेहतरीन है। उसमें ये है कि आपका एक ऑलरेडी जो इनबिल्ट आपका एक नॉलेज बेस है वो यूज़ होगा, और वो यूज़ होते हुए आपको उसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा एग्ज़ाम्स में। अपनी मिसाल में देता हूँ कि मैंने जैसे अपनी डिग्री अकाउंट्स एंड फाइनेंस में की, तो मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेलेक्ट किया CSS ऑप्शनल में, और उसका मुझे 100% बेनिफिट हुआ कि मुझे उसमें इतने अच्छे मार्क्स मिले कि जिन सब्जेक्ट से मेरे कम मार्क्स थे उनकी कॉम्पनसेशन मुझे उस सब्जेक्ट में हासिल हुई। अच्छा, इसमें जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि हर किसी की जो एक नॉलेज बेस होती है CSS तैयारी से पहले, वो फ़र्क होती है, क्योंकि CSS एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें आपको छोटे से छोटे यूनिवर्सिटी कॉलेज का तालिब इल्म मिलेगा, और आपको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट PhD वो भी आपको इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हुए नज़र आएंगे। तो हर कैंडिडेट का अपना नॉलेज बेस और इसी तरह अपनी इंग्लिश की स्किल्स डिफरेंट है। पहले हमने ये बात अपने जहन में बिठानी है। अब सबसे पहले कैंडिडेट को चाहिए कि वो अपनी जो उसकी कैपेसिटी है या जो
उसकी ऑलरेडी स्किल्स हैं स्पेशली रिगार्डिंग इंग्लिश, उसकी वो करेक्ट जजमेंट ले सके। अगर वो खुद नहीं ले सकता तो किसी ऑथेंटिक टीचर से या मेंटोर से एक दफ़ा उसको आइडिया हो जाए कि उसकी किस लेवल पे वो अपनी उसकी तैयारी है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसने अपने आप फर्दर प्लान आउट करना है कि उसने सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश एसे के लिए स्पेशली, किस तरीके से उन सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप OA लेवल्स हैं या अगर आप में और आपकी तालीम है, तो आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत एडवांटेज है ओवर अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे अपना शायद इतना टाइम आपको स्पेंड ना करना पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर, क्योंकि फिर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते जो आपसे एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो मार्क्स लूज़ करते हैं इवन दो कि शायद उनकी डिग्रीज वगैरह बहुत अच्छी हैं। तो अगेन द पॉइंट इज़ कि हमें देखना है कि एग्जामिनर क्या चाह रहे हैं, स्पेशली प्रेसी के पेपर में। स्पेसिफिक उसके कंटेंट होते हैं, प्रेसी होता है, ट्रांसलेशन होती है कि उसमें क्या हमारे से एग्जामिनर मांग रहा है, ताकि हम उनकी क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी अप्रोच ले सकें। बाकी ऐसे के पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, आपको ऐसे किस तरह से लिखना है, किस तरह से फ्रेम करना है, वो आपको एक आइडिया हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको गाइडेंस हो। गाइडेंस के बगैर ये काफ़ी मुश्किल मरला हो जाएगा सबके लिए। उसमें एक प्रॉपर आउटलाइन हो, आउटलाइन की क्या थीसिस स्टेटमेंट होती है, कैसे पैराग्राफ्स आपस में लिंक होते हैं, कैसे हमने कंक्लूड करना है, अपना ओपिनियन कैसे देना है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो एस्पेक्ट्स आपने अपने ऐसे में आपके नज़र आने चाहिए। तो ये गाइडेंस और उसके बाद प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। उस चीज़ के लिए, अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अखबार पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें और ऑथेंटिक पढ़ें जिनका क्रेडिबिलिटी हो, टाइम्स हो, डॉन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, और अब तो इतने ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स हों, इतने ज़्यादा मैगज़ीन्स हैं, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो आप उन मैगज़ीन्स के ज़रिए, उन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए जिसमें अच्छे रिनाउंड जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड उस लिखते हैं, आप उन चीज़ों को पढ़ें। उससे ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपका एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी। वो करने के बाद जब आप अपनी ऐसे की फॉर्मल प्रिपरेशन शुरू करेंगे या कुछ लिखने बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली एक डिफरेंस फील होगा। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चेक कराएंगे, आपको आइडिया होगा कि कैसे आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है और किस तरह से एक्सप्रेस करना है कि अगला एग्जामिनर को एंगेज रख सकें और अपना मैसेज या अपना नॉलेज उनको कन्वे आपने अच्छे तरीके से किया। तो इस तरह से सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ ऐसे को और इंग्लिश को टैकल किया जा सकता है अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स। अगेन मैं रिपीट करूँगा, दो चीज़ें, एक तो एक्सपीरियंस। उसमें हम जनरली देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, जिनका ऑलरेडी जॉब एक्सपीरियंस होता है, दे जनरली स्कोर वेल। और उसकी वजह भी ये होती है क्योंकि वो सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं किसी और डिपार्टमेंट के लिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको आइडिया होता है कि उन्होंने वो इंटरव्यू को किस तरह से टैकल करना है, क्या जवाब देना है, अपना कंपोजर कैसे रखना है, अपनी मैसेज कैसे कन्वे करना है, आवाज़ की वॉल्यूम कितनी होनी है, टोन कैसा होना है, सवाल से सवाल अगर निकले तो उसको कैसे टैकल करना है, अगर नहीं कोई सवाल का जवाब आ रहा तो उसको किस तरह से कन्वे कराना है और अपना कूल नहीं लूज़ करना। तो उसमें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा वो हमेशा से थोड़े से एज पे होता है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उसमें उनको लूज़ होप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगेन एक्सपीरियंस जो है वो प्रैक्टिस से आता है। तो अपने आप को आप मॉक इंटरव्यूज़ अब तकरीबन हर शहर में आर वेरी कॉमन, इवन इन हैदराबाद इटसेल्फ यहाँ पे डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, डिफरेंट मेंटर्स हैं जो ये मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं। तो आप मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, उसमें आपकी जो डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट आपके शौक़ हैं, डिफरेंट आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उन सब से मिलते जुलते रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मॉक इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, एक तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, आपको बोलने में फरावानी हो जाती है और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस एनवायरनमेंट में, उस रूम का एक आइडिया हो जाता है कि इंटरव्यू रूम में किस तरह से आपके साथ सवाल जवाब किए जाएंगे। और CSS के इंटरव्यू में स्पेशली हम देखते हैं कि जो पैनल होता है वो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ कैंडिडेट को क्वेश्चन करता है। उसमें 1-2 100% ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं या जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं जो टफ़ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आपको हमेशा एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आपको टैकल करते हैं। तो वो बेसिकली आपका टेस्ट होता है कि आप, क्योंकि लेट सपोज व्हेन यू जॉइन द सिविल सर्विस, तो आपको हर तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो एग्रेसिव लोग होंगे, उनके साथ भी आपने डील करना है, पोलाइट होंगे, उनके साथ भी डील करना है। तो वो एक तरह से एक सिमुलेशन होता है कि आपने हर तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो वो अगर एग्रेसिव क्वेश्चनिंग भी आपसे कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट। वो आपके कोई ख़िलाफ़ नहीं है, आपके नॉलेज को डाउट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू आर कॉम्पिटेंट कि आप उस स्टेज तक पहुँचते हैं, आपकी इतनी नॉलेज होती है कि आप उस फोरम तक पहुँचे।
लेकिन वहाँ पे अब आपने अपना कंपोजर लूज़ नहीं करना। जैसे भी सवाल हैं, आसान है, मुश्किल हैं, उनको एक अच्छे तरीके से, एक पोलाइट तरीके से कन्वे भी करना है, और एट द सेम टाइम पोलाइट बट फर्म। आप जो जवाब दे रहे हैं आप उसको ऑथेंटिक तरीके से बैकअप करें। ये ना हो कि आप आपने स्टांस लिया और 5 मिनट बाद आपका किसी और तरह से सवाल पूछा गया तो आप उस स्टांस पे चेंज हो जाए। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स होते हैं जो आपको विद प्रैक्टिस और विद एक्सपीरियंस समझ आते हैं। तो उसके लिए मेरी प्राइमरी जो एडवाइस होगी वो ये होगी कि आप मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर दें, ताकि अपने आप को भी जज कर सकें और प्रोफेशनली आपको एडवाइस ही मिल सके किस तरह से आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ जो अकेडमी में कैंडिडेट्स होते हैं, ईज़िली 70% जो हैं वो छोटे डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो मेहनत वो करते हैं या जितनी एफर्ट से, जितनी दिल से वो उनकी अप्रोच होती है टुवर्ड्स एकेडमिक्स, वो शायद जिनको आप कहते हैं कि थोड़े बेहतर कैंडिडेट्स हैं इस लिहाज से कि उनकी शायद स्कूलिंग बेहतर रही हो, वो उनसे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा एफर्ट से उनसे बेहतर मार्क्स लेके के परफॉर्म करते हैं। ना सिर्फ CSS में बल्कि इवन आफ्टर CSS जो हमारी अकेडमीज़ होती हैं उसमें भी अगर आप निकाल कर देख लें तो 70-80% जो हमारे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो उन लोगों के आते हैं कि जिनको हम कंपैरेटिवली हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि शायद ये कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट से या रूरल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जनरली बेटर दैन दोज जो कि कहने को शायद एलीट जगहों से आए हैं। तो उसकी वजह ये है कि एजुकेशन जो है वो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, इट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। कॉन्स्टेंट इसमें आपकी एफर्ट है, कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट है और कॉन्स्टेंट साथ साथ इम्प्रूवमेंट है। तो आप कभी भी स्टैटिक नहीं होते। तो जो चीज़ आप लेट सपोज़ किसी के पास अगर नेचुरल एडवांटेज रहा कि वो शायद बड़े शहर में उसकी स्कूलिंग हुई, लाहौर में हुई, इस्लामाबाद में हुई, कराची में हुई, जो फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल हैं शायद घोटकी वाले के पास ना हो, शायद लोअर दीर वाले के पास ना हो, शायद रहीमिया ख़ान वाले के पास ना हो, लेकिन अगर पैशनेटली वो अपने मिशन को लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि यही कैंडिडेट्स जनरली ना सिर्फ आउट परफॉर्म करते हैं बड़े सिटीज़ के कैंडिडेट्स को, बल्कि इवन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल वो अपनी एकेडमीज़ में भी उनकी परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले में रिलेटिवली बेहतर होती है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और उसमें जो चीज़ मैंने देखी है, अपने बैचमेट्स में भी देखी, बाकियों में देखी, वो उनकी एफर्ट देखी कि एक कांस्टेंट ड्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, कांस्टेंट मोटिवेशन कि अपने आप को आगे से आगे नई से नई मंजिल पे लेके जाना है, ख़ुद भी प्रोफेशनली भी अपने आप को इम्प्रूव करना है और पर्सनली भी इम्प्रूव करना है। और माशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ भी सिलसिला रह जाता है कि जिससे हम इसको कह सकें कि शायद ये कोई ऐसा एलीट का एग्ज़ाम है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और इसमें अब अगेन मैं कहूँगा कि आप लिस्ट निकाल के अगर देखें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अभी भी, मेजॉरिटी क्या ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स छोटे डिस्ट्रिक्ट से इन एग्ज़ाम्स में कामयाब होती हैं। यूथ को मैं ये कहूँगा कि पहले तो डू नॉट लूज़ होप, ठीक है। लाइफ में डिफरेंट फेजेस आती हैं, कभी अच्छा टाइम होता है, कभी नहीं अच्छा टाइम होता है, तो उसमें आपने कभी होप नहीं लूज़ करनी होती। अपनी जो एक ड्राइव होती है एक स्टूडेंट की या एक यंग कैंडिडेट की, वो अपने ड्राइव को आपने नहीं लूज़ करना होता। CSS तो चलो एक चीज़ है, लेकिन CSS इटसेल्फ इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी। आपके इल्म में ये होगा कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी से लेके अकेडमी को ज्वाइन करते वक्त करते तकरीबन 2 साल का एक प्रोसेस, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी अटैम्प्ट ना क्लियर हो, जैसे मेरी नहीं हुई थी, तो वो मज़ीद 2 साल ऐड हो जाते हैं। तो आप 3-4 साल एक लिम्बो में रहते हैं कि आपके कैरियर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना आप कोई ऐसी एकेडमिक अचीवमेंट ऐड कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनली, ना आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है कि आपको उस कल को आप उससे बेहतर जगह पे अप्लाई कर सकें। तो वो जो 2-3 साल 4 साल आप एक हवा में आप एक टाइम गुजार रहे हैं जिसमें आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, वो इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। ये खाली CSS की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर नीचे रहती है, तो कभी जॉब्स अवेलेबल हैं, कभी नहीं अवेलेबल हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हमारे यूथ को फेस करने पड़ते हैं। तो उन सब में जो मेरा तजर्बा रहा है या जो मैं बाकियों से देखता रहा हूँ वो यही रहा है कि आपने कभी अपनी इनिशियल ड्राइव को ख़त्म नहीं होने देना। जो आपके अंदर की विल पावर है, जो आपके अंदर की ड्राइव है, उसको आपने ले के साथ चलना है और यही आपका सरमाया है। और कभी आपने घबराना नहीं है नई चीज़ सीखने से। कोई भी चीज़ भी आप सीखते हैं उसका हर पॉइंट ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है।
अगर आप CSS की प्रिपरेशन भी करते हैं, खुदा ना खास्ता आप नहीं भी कामयाब होते, ये आपके लिए एक लाइफ टाइम लर्निंग है, लाइफ टाइम नॉलेज बेस है जो आपको ज़िंदगी के हर फेज़ में काम आएगी। आपके घर के मामलात में, फैमिली के मामलात में, दोस्तों के मामलात में, कोई बाहर जाने आप कभी पड़ जाता है उस सिलसिले में, कोई बिज़नेस खोलना पड़ जाता है, कोई नौकरी में, जो आपकी नॉलेज बेस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे हैं। आपको अवेयरनेस हो जाती है दुनिया के मामलात की, पाकिस्तान के डिफरेंट एलिमेंट्स की, मुख्तलिफ़ सूबों के क्या मामलात हैं। आपकी एक दिमाग जिसे कहते हैं ना कि इट बिकम्स मोर ओपन एंड मोर क्वेश्चनिंग एंड मोर नॉलेजेबल टू न्यू आइडियाज़। तो वो उस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ जाता है, हैविंग ऑल दैट नॉलेज इन योर सेल्फ एंड बिकमिंग मच मोर पॉलिश्ड एज अ पर्सन। तो वो चीज़ें कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आपको हमेशा फ़ायदा देती हैं। तो उस पैशन को हमें नहीं लूज़ करना, नई चीज़ सीखने से हमें नहीं घबराना, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। हमें कभी अपने आप को कोशिश करनी है एक चीज़ से हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना। अगर किसी के पास चीज़ मिल भी गई है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ वो चले, नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ चले। तो इसी तरह आपकी सक्सेस का भी राज है और आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन का भी राज है। आपने बिल्कुल कंटिन्यू करनी है अपनी एफर्ट को, ड्राइव जो यूथ के अंदर होती है उसको आप बजाय कि आप किसी और डायरेक्शंस में लेके चलें, उसको पॉजिटिव तरीक़ों से लेके चलें, नॉलेज बिल्ड करें, अच्छे आइडियाज़ हैं। आजकल ई-कॉमर्स है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा बेहतर हो गया है, हर चीज़ हमारे फ़ोन पे अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ और नॉलेज हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब कैसे हमने उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है कि अपने आप को भी हम बेहतर कर सकें, अपने आप को भी स्टेबल कर सकें, और साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी बेहतर कर सकें, वो सब कुछ कैसे किया जा सकता है वो हमारे फिंगर टिप्स से मौजूद है। पॉजिटिव रहें और कॉन्स्टेंट एक एफर्ट और ड्राइव के साथ अपने एम्बिशंस को परसू करें।